नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक जो टॉपिक पढ़ा था, विविधा के रूप में, मिसेलियस के रूप में जितनी भी चीज़ें छुटपुट थी उनको मैंने एक ट्रैक पर रखा था। जैसे अगस्त से संबंधित जितनी इवेंट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति, अगस्त दिवस, ऐसे ही मार्च की जो घटनाएं हैं ये भी मैंने बताई थी। और ये भी बताया था कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए वो वर्ष के अंत के महीनों में हुए, और गांधी जी का जो सविनय प्रज्ञा आंदोलन है मार्च में ही आया, मार्च में ही खत्म हुआ। अगर क्रम आता है घटनाओं का तो कैसे उनको आप तैयार करेंगे, ये भी मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की थी। उम्मीद करेंगे कि ये सब समझ में आया होगा, और आगे जब आप थोड़ा चीज़ों को और समझेंगे तो यही घटनाएं आपको फिर दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। इतिहास का मतलब यही है, जितना आप इसको बार बार सुनेंगे, सोचेंगे, ये दिमाग में तरोताज़ा बनी रहेंगी। अब चलते हैं लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन क्या है, क्यों हुए, इसका क्या मोटो है, और इससे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। थोड़ा आपको मैं रिवर्स में लेके चलता हूँ। साइमन कमीशन जब भारत में आया था, तो साइमन कमीशन के आने का मेन मोटो था भारत में नए संवैधानिक सुधार करना, और भारत के लिए नए संवैधानिक कानून या सुधारों की व्यवस्था करना। साइमन कमीशन का हमने बायकॉट किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन फिर भी साइमन कमीशन भारत में आया और उसने अपने तरीके से अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। ठीक, फिर भारत का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। भारत में अंग्रेज एक नया संवैधानिक सुधार चाहते थे, इसलिए उन्होंने लंदन में सभी दलों की बैठक को बुला करके बैठक अरेंज की। उसी को हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो इनका ईयर, कहाँ हुए, कितने मेंबर हुए, यही संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी इसमें देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था। इसका उद्देश्य था नए संवैधानिक सुधारों के लिए भारत में नए संवैधानिक सुधार, इसके लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो अधिनियम 1919 से संबंधित है, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट, क्योंकि ये एक भारत में चल रहा था। और साइमन कमीशन का मेन उद्देश्य हमने बताया था कि अधिनियम 1919 की जांच करना, समीक्षा करना, भारत में नए संवैधानिक सुधार के लिए आगे बढ़ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1909 का जो एक्ट है, जिसको मिंटो मार्ले एक्ट है, जब ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक नए संवैधानिक सुधार हुए 10 साल बाद। 1919 का भारत है चेम्सफोर्ड के नाम, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट चल रहा था, 10 साल बीतने वाले थे। 19 में 10 जोड़ दें तो 29 बनता है। तो एक नए सुधार के लिए और 1919 की एक्ट की समीक्षा के लिए ही साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। और सब कुछ अगर सही रहता तो भारत में जो अगला एक्ट होता 1929 ही होता, लेकिन ये एक्ट नहीं हो पाया। उसकी वजह थी भारत में साइमन कमीशन का बायकॉट होना। और लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन बने उसमें कोई आम सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए जो नया एक्ट हमें मिलता है इसके बाद वो अधिनियम 1935 मिलता है। बीच में जो गैप हुआ उसकी वजह ये सब है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जांच करना या समीक्षा करना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो अधिनियम 1919 से रिलेटेड है, और इसी समीक्षा के आधार पर नए संवैधानिक सुधार करने थे। यानी कुल मिलाकर के गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था
एक नए संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करना। ठीक, अब जब ये गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए उस समय ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के जो ताज पर जो महाराजा थे वो थे जेम्स फर्स्ट। उनके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो हम बोलते हैं एटली, क्लीमेंट एटली, आज़ादी के समय थे। क्वेश्चन घुमा दे, साइमन कमीशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड ने ही आगे चल कर के एक अनाउंसमेंट भी किया था अगस्त की घोषणा से, 2 अगस्त की घोषणा जो हमने इससे पहले बताई थी 1932, जिसके विरोध में पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो ये हुआ। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए, कहाँ हुए, कितने उसमें मेंबर थे और क्या है इसमें खास, इसके लिए हम समय नालाश करते हुए एक चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और जितनी आपके काम की बातें हैं उसमें हम रखते हैं। विस्तार से आप पुस्तकों को पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक्स हमारी हमेशा से मार्गदर्शक रही है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये विवेक जब हो जाएगा तो कबीरदास की लाइन आपको याद रहेगी, सारी सारी को गए रहे थोथा दे उड़ाए। जिस दिन हम छोड़ना सीख जाएंगे मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इसी आधार पर आइए चलते हैं लंदन की तरफ। आप भी अपने कॉपी पर एक टेबल बनाने की कोशिश करिए क्योंकि ऑफलाइन दिमाग में रहेगा तो आप क्लास में बने रहेंगे, नहीं तो फिर इस एक आधे घंटे क्लास में आप सोचेंगे कि सर जल्दी पढ़ाएं क्योंकि हमें लिखना भी है समझाना भी है। सीरियल क्रम, ठीक, प्लेस के लिए, ईयर के लिए और आगे छोड़ दीजिए। सीरियल यानी क्रम, प्लेस स्थान, वर्ष और सदस्य और अन्य तथ्य। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिलता भी है तो आप इसी में उसको जोड़ दें और इस आधार पर शुरू करते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन, सेंट जेम्स पैलेस। लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए? बकिंगम पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, सेंट हेलेना पैलेस, नहीं है इनमें से कोई पैलेस, तो आंसर होगा सेंट जेम्स पैलेस। बारह नवंबर 1930 से ये शुरू हुआ और 3 से 4 महीना लगभग चलता रहा। तो ओपनिंग की जो टाइमिंग है वही इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि कोई भी गोलमेज सम्मेलन सितंबर से पहले नहीं हुआ, तो दूसरा वाला सितंबर में हुआ, पहला और तीसरा वाला नवंबर में हुआ। सदस्य की बात करें, पहला होता है, हमेशा खास होता है। कुल सदस्य थे 89 और इस सम्मेलन में
जब ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन रनिंग पे था। मार्च 1930 में उन्होंने शुरू किया था और मार्च 1931 में वो खत्म हुआ। इसका मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पीक पॉइंट पे था। तो वो कैसे कांग्रेस पार्टी लंदन में जा सकती थी, क्योंकि वो तो विरोध कर रही थी। इसका साफ साफ मतलब है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने इसमें नहीं शामिल हुई, नॉट पार्टिसिपेट। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस का कोई भी मेंबर इसमें नहीं था। नो एनी मेंबर पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बाकी 89 मेंबर्स में भारत के जो ब्रिटिश स्टेट के जितने भी राज थे उनकी जो पार्टियां थी, कोई मुस्लिम वर्ग की तरफ से जैसे आगा खां, जिन्ना, शैफत अली, सिख वर्ग की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन की तरफ से के.टी. पाल, दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर, उदारवादी पार्टी की तरफ से सप्रू, आणे, ये जोशी, मतलब पूरी टीम थी। 18-19 लोग देसी रियासतों से थे। तो ये पूरी लिस्ट आपको किताबों में विस्तार से मिल जाएगी, तो ये समय हम नहीं लेंगे आप क्लास। और ये ध्यान रखना है कि गांधी जी केवल दूसरे में शामिल हुए और अम्बेडकर अकेले से पर्सनालिटी हैं, व्यक्ति हैं, सख्त हैं, जो तीनों में शामिल हुए, फर्स्ट एंड लास्ट। तो कांग्रेस ना पहले में शामिल हुई ना तीसरे में, केवल दूसरे में, उसमें भी महात्मा गांधी एज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। ठीक, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के ना होने के कारण रनिंग में नहीं आ पाया। और यही वजह थी कि जब इरविन ने गांधी से मुलाकात की, वो चाहते थे कि लंदन के गोलमेज सम्मेलन जब तक नहीं कंप्लीट होंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी, वो कांग्रेस पार्टी तभी शामिल होगी जब उनसे बात की जाएगी। और यही वजह थी कि गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, उस पर गांधी जी तैयार हुए। फिर 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी होती है। फिर 30 मार्च को कराची में सेशन होता है, सरदार पटेल मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। उसके बाद गांधी जी लंदन आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस आधार पर अब हम चलते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। प्लेस सेम रहेगा, इस लोकेशन सेम रहेगी। 12 को 7 कर दो, नवंबर को सितंबर कर दो, 30 हो जाएगा 31। सबसे ज्यादा सदस्य पहले गोलमेज सम्मेलन में थे, सर्वाधिक, जो कि पहला था। वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। और दूसरे वाले में सबसे कम थे, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी गए थे। तो हो सकता है गांधी के कारण बहुत लोगों ने भारत सम्मेलन में हिस्सा न लिया हो, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो 36 मेंबर इसमें थे। इसमें कांग्रेस के जो मेंबर थे वो थे महात्मा गांधी और इन्हीं के साथ सरोजिनी नायडू, अन्य सदस्य में कुछ नाम हैं जिनका जिक्र करना पड़ेगा। जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और जाने के लिए अपनी सहमति दिखाई, तो उन्होंने कई नाम सुझाए। गवर्नर जनरल ने यही कहा कि हम आपके लिए यात्रा की व्यवस्था करेंगे, बाकी जो भी जाए अपने स्वयं के खर्चे से जाए। तो गांधी और सरोजिनी नायडू तो गए ही, लेकिन एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते थे कि हम सम्मेलन में हिस्सा लें, लेकिन ये अपने व्यक्तिगत खर्च से लंदन गए। और एनी बेसेंट ने वहाँ पर जो महिलाएं थी उनका प्रतिनिधित्व किया, लीडरशिप की, क्योंकि एनी बेसेंट इंग्लैंड आयरलैंड की थी
और वो चाहती थी कि वहाँ पर वो गांधी है तो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो एनी बेसेंट ने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया। तो अन्य सदस्य में इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुआ था या नहीं। तो बाकी जो नाम है तो है, लेकिन ये नाम ऐसे ही दूसरे में ही है, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। तो ये लोग अपने पर्सनल व्यक्तिगत खर्चे से गए थे। अपनी यात्रा का पैसा, जो कुछ भी फाइनेंशियल सेक्शन था वो खुद ही मेंटेन किया। क्वेश्चन पूछे गए कहीं ना कहीं, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपने व्यक्तिगत खर्चे से ही गया था? एनी और मालवीय। और एनी बेसेंट ने वहाँ की महिलाओं को लीडरशिप दी और प्रतिनिधित्व किया। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये सम्मेलन चला तब उसी में दलित या हरिजन का मुद्दा आगे आ गया। अंग्रेज चाहते थे कि इस एक्ट में हम दलितों को हिंदुओं से अलग करके वैसे ही आरक्षित करें जैसे 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग किया गया। गांधी ने कहा कि जो भी दलित हैं, वो हरिजन है, वो हिंदू ही है, हिंदू जनसंख्या से जुड़े हुए हैं, तो उनको हिंदुओं से अलग करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसी आधार पर गांधी अम्बेडकर वहाँ के लोगों का झगड़ा हुआ। अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी कि आपस में इनको लड़ाते रहो, जिससे अपना जो मेन टारगेट है पूर्ण स्वराज का वो भूल जाए। यही हुआ। यही वजह थी गांधी जी ने लंदन को ड्रॉप किया और यहाँ से निकल के वो बाहर आए और फिर भारत की ओर वो रवाना हुए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिना निर्णय की ही क्लोज हुआ। एक दो बातें इसमें और बतानी है, जैसे अब जैसे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं भूल जाएंगे। एनी बेसेंट, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ने महिला दल जो ग्रुप है उसका नेतृत्व किया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और गांधी जी जब लंदन गए तो उनके लिए एक पानी का जहाज मेंटेन किया गया, उसकी व्यवस्था की गई। उस जहाज का नाम भी पूछा जाता है, वो जहाज है राजपूताना जलपोत। तो गांधी जी की लंदन यात्रा किस शिप से हुई? वो शिप है राजपूताना। राजपूताना जलपोत से, ठीक। और आगे बढ़िए, क्योंकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही पॉइंट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड ये जो फॉर्मेलिटी है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? दूसरे में। कांग्रेस ने किस में हिस्सा लिया? ऑप्शन होगा केवल पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में किसी में नहीं, तो आंसर होगा केवल दूसरे में। जब गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन को ड्रॉप किया तो कुछ लोगों ने उनको कमेंट दिया, कुछ लोगों ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ लोगों ने चुटकी ली, कुछ लोगों ने तारीफ की। तो एक नाम है चर्चिल का, जिन्होंने गांधी जी की आलोचना की। एक नाम है फ्रैंक मोरिस का, जिन्होंने गांधी जी की प्रशंसा की। तो लंदन में गांधी जी को 2 उपाधियाँ मिली, टाइटल मिले, तकिया कलाम मिले, निकनेम मिले, जिससे चंपारण में गांधी महात्मा बने, दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रपिता बने। वैसे ही लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली, तो वो भी इसी में आप जोड़ दें। गांधी जी को अपनी लाइफ में कई उपनाम मिले। तो लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही हम चल रहे हैं। गांधी की उपनाम या टाइटल्स, एक है देशद्रोही फकीर, वाई चर्चिल
चर्चिल ने गांधी जी का विरोध किया कि हमारे ही देश में रह कर के हमारे ही सामने हमारी ही सुनी नहीं जा रही है, गांधी जी में इतना साहस, तो ये देशद्रोही फकीर है। तो ये चर्चिल का हो जाएगा। जब गांधी जी सेंट जेम्स की सीढ़ियां उतर रहे थे तो उनकी इमेज पर फ्रैंक मॉरिस ने एक कम्प्लीमेंट दिया। ऐसा लग रहा है कोई महान आत्मा उतर रही हो, तो उसमें एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी। तो अगला होगा अर्धनग्न, हाफ नेकेड या अर्धनंगा फकीर। ये एक कम्प्लीमेंट था, एक प्रशंसा थी, वही फ्रैंक मॉरिस। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको शेयर करते चले जैसे पढ़ाया जाता है। वो आप इसमें कितना ले सकते हैं, कितना कर सकते हैं, लिखते रहेंगे साथ साथ, तो आपका नोट्स बनता रहेगा जैसे हम लिख रहे हैं साथ साथ, और पता नहीं चलेगा कब चीज़ें आपकी कॉपी में आ गई। नहीं लिखने की आदत है तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है, बस जैसा सोचेंगे वैसे ही कर पाएंगे। तो अब हमें चलना होगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, नंबर 3 प्लेस सेम रहेगा। 17 नवंबर 1932, यानी पहला नवंबर को है, तीसरा नवंबर को है, दूसरा सितंबर को है। सदस्य 46, यानी पहले में सबसे ज़्यादा थे, दूसरे में सबसे कम थे। और इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि गांधी जी का कांग्रेस का मोहभंग हो गया था। और भारत आने के बाद गांधी जी ने अपनी उसी यात्रा को फिर शुरू किया जो उन्होंने छोड़ी थी। सबने विज्ञान आंदोलन जो गांधी जी ने ड्रॉप किया था उसी को फिर स्टार्ट किया। तो सबने विज्ञान आंदोलन गांधी जी ने 2 बार चलाया, पहला लंदन जाने से पहले, दूसरा लंदन जाने के बाद। लेकिन जो कुछ भी हुआ पहले में हुआ। जब दूसरा गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तब ना तो नमक का मुद्दा था, ना भगत सिंह थे, तो जनता का एक गुस्सा था वो अलग से, तो वो केवल कागजों पर ही रहा। बची खुची कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनका आंदोलन शांत हो गया। तो इतनी बातें हैं। तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया या भाग लिया। अकेले शख्स। ठीक, ये है आपके गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद 1932 आ चुका है और महात्मा गांधी भारत पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचने के बाद लोगों ने पूछा कि गांधी जी क्या लेके आए, तो गांधी ने कहा मैंने भारत की इज्जत अस्मिता को बट्टा नहीं लगने दिया और हम फिर दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। एक आंदोलन में एक हीट होती, एक आंच होती जो अब नहीं थी। तो अब अगली इवेंट जो मिलेगी वो है दूसरा सबने अवज्ञा आंदोलन। इसमें मुझे कुछ अलग से नहीं बताना है, बस 1932 से ये शुरू हुआ और किसी किसी बुक्स में मिलता है 34 तक चलता रहा, लेकिन 32 में ये रहा। यह आंदोलन गांधी जी ने लंदन में से लौटने के बाद शुरू किया, यानी इसका प्रारंभ गांधी द्वारा लंदन से लौटने के बाद हुआ, लेकिन बाद में गांधी जी अरेस्ट हो गए और इसी में शीघ्र ही
गांधी जी अरेस्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ मैं ओरल बताता हूं, वो अगले क्लास में आपको मिलेगा। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन के भी बाद अंग्रेज चाहते थे कि ऐसे काम चलेगा नहीं। गांधी जी जेल में थे, आंदोलन शांत था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू होने में वक्त था। तो दलित को लेकर के जो हिंदुओं और दलितों के बीच में जो खटपट हुई, गांधी अम्बेडकर के बीच में जो अनबन हुई, उसका फायदा उन्होंने उठाया। भाई भाई में जब झगड़ा होता है, ऊपर से तो हमने शांत करा दिया, चिल्ला के चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लेकिन अंदर आग लगी है। तो कुछ निगेटिव होते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। तो वही हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932, अब 1932 के भारत में हम चल रहे हैं, एक अनाउंसमेंट किया लंदन में। वही है अगस्त की घोषणा। दोनों अगस्त की घोषणाएं एम से स्टार्ट हैं। पहली अगस्त की घोषणा भारत सचिव मांटेग्यू ने की, तो पहली घोषणा को हम मांटेग्यू अनाउंसमेंट कहते हैं, और दूसरी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की, उसको मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट कहते हैं। घोषणा उन्होंने यही की कि हम आने वाले सुधारों में दलितों को हिंदुओं से अलग करने की घोषणा करते हैं। ये उनका अनाउंसमेंट था, सेपरेट इलेक्टेड फॉर दलित फ्रॉम हिंदू। वैसे ही जैसे मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग किया गया, यानी कि जिस लिए गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने छोड़ा, जो चोट लगी थी अंग्रेजों ने उसी पर उंगली रख दी, दुखा दिया, उसको घाव उकेर दिए। जैसे घोषणा हुई, गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, जो उनकी फेवरेट जेल थी। अपनी सबसे ज़्यादा लाइफ उन्होंने उसी जेल में बिताई। 16 अगस्त 1932 को ये अनाउंसमेंट होता है। गांधी जी उसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू करते हैं। गांधी का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। गांधी जी को मनाने के लिए मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर अम्बेडकर से मिलते, अम्बेडकर को भी एहसास होता है कि मिलना चाहिए। तो 26 सितंबर 1932, 16 अगस्त को अनाउंसमेंट है, 26 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में गांधी अम्बेडकर की मीटिंग होती है। मध्यस्थ है, मीडिएटर हैं सप्रू और मालवीय। उसी बैठक को बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक। और उस पैक्ट में क्या होता है, वो यही होता है कि गांधी अम्बेडकर मिलकर के जो सेपरेशन है, पृथक निर्वाचन है हर जिलों के लिए अलग, उसका विरोध करते हैं, और संयुक्त निर्वाचन, कंबाइंड इलेक्शन की बात करते हैं। हम जैसे थे वैसे रहेंगे, हमें एक ही साथ रहना है, बस ये आप करिए, सीटें बढ़ा दीजिए, ज़्यादा सीटें रहेंगी तो सबको ज़्यादा मौका मिलेगा। यही है पूना पैक्ट। तो ये दोनों इवेंट आप जब पढ़ लेंगे तो 1932 से हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अधिनियम 1935 पर आ जाएंगे, यानी नेक्स्ट मुलाकात हमारी इसी से होगी। तो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।